हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के लिए क्लास रेडी है। तो जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप सभी क्लास को एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। और आज इस क्लास में हमने आप सभी के लिए 30 प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और अगर आप सभी ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे, जहाँ से आप बारी बारी से कर सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आते हैं, यहाँ पर आपको फ्री मॉक टेस्ट सीरीज दिखाई देगा, जहाँ से आप ट्रिपल सी मॉडल पेपर कर सकते हैं, ट्रिपल सी मॉक टेस्ट हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं और आप यहाँ से चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं। यानी अगर आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर से मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप हमारा ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहां ई बुक एंड पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहां से आप ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आपको 3 प्रकार की ई बुक दिखाई देंगी। पहला आपका ट्रिपल सी प्रैक्टिस सेट 2021, जिसमें 1500 प्लस एमसीक्यूज को शामिल किया गया है। साथ में यहाँ पर सभी शॉर्टकट के शामिल हैं, तो आप इसे ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट भी शामिल किया गया है, जिसे आप 65 रुपीज में ले सकते हैं, जहां पर आपको 570 प्लस प्रश्न मिल जाएंगे। साथ में सभी यहां पर शॉर्टकट की भी शामिल रहेंगी। और हमने यहां पर एक कॉम्बो पैक बना दिया है, जिसमें ये दोनों ई बुक शामिल कर दी हैं। अगर आपको दोनों की आवश्यकता है तो आपको अलग अलग लेने की आवश्यकता नहीं है। आप यहां से इस कॉम्बो पैक को ले सकते हैं, जहां पर ये दोनों ई बुक तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। साथ में यहां पर जो हमने अभी ट्रिपल सी 14 डेज क्रैश कोर्स बनाया था, उसका भी पीडीएफ यहां पे शामिल कर दिया गया है, जिससे आप 99 रुपीज में ले सकते हैं। तो अगर आप सभी को अच्छे से तैयारी करनी है तो आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी। और अभी आप इसे 99 रुपीज में ले सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। बाकी जिन बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है, अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी सही से नहीं हो पाई है और आप सही से विधिवत पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन पर ट्रिपल सी अक्टूबर एग्जाम के लिए न्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। रजिस्ट्रेशन आपके 20 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं और ये बैच आपको स्टार्ट हो जाएगा 1 सितंबर से। यानी कि जो आपको क्लास यहाँ पर मिलेंगे वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और ये क्लास आपके जब तक आपको मिलते रहेंगे, जब तक आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं हो जाता है। यानी कि जब तक अक्टूबर का एग्जाम स्टार्ट नहीं हो जाएगा, तब तक ये सारे के सारे क्लास आपको मिलते रहेंगे। और इस बैच में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो ऐसे साथी हमारे जिनको लगता है कि ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी सही से नहीं हो पाई है, या उनको समझ नहीं आता है कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करना चाहिए, तो आप इस बैच को ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही विधिवत तरीके से आपको एक सीक्वेंस वे में पढ़ाया जाएगा। मीन्स यहाँ पर जितने भी क्लास हम आपको कराएंगे, सारे के सारे चैप्टर वाइज रहेंगे। सबसे पहले हम आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे कंप्लीट करा देंगे, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद में यहाँ पर सभी शॉर्टकट की हम आपको कराएंगे। और भी अगर समय बचेगा तो यहाँ पर बहुत कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। यानी कि जो चीजें हमने आपको इस बैच में बताई हैं, जो आपको मिलेगा, ठीक है, आप जब एप्लीकेशन पर जाएंगे तो वहां पर इसका इंट्रो वीडियो हमने डाल दिया है, जहां पर पूरा डिटेल हमने आपको समझाया कि इस बैच में क्या क्या मिलेगा, तो वो देख सकते हैं। और उस बैच में जो बताया गया है ना, उससे कहीं ज्यादा ही हम आपको इस बैच में प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो जिनको आवश्यकता है, जिनको लगता है कि हमें इस बैच की जरूरत है, आप इसे भी ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और आप सभी जल्दी से एक बार क्लास को भाई शेयर कर दो, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं, ठीक है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। यहाँ पर आपको बताना है आधार कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं। सबसे पहला प्रश्न काफी सिंपल सा है। आई होप आप सभी को पता होगा कि आपके आधार कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं। आपका जो आधार नंबर होता है ना, उस आधार नंबर में कितने डिजिट होते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका राइट आंसर? आपको पता है 12 होते हैं, 12 अंक होते हैं। आपके आधार नंबर पर कितने संख्याएं होती हैं? 12 संख्याएं होती हैं। अब एक सवाल यहाँ से और आता है कि आधार कार्ड कौन जारी करता है। मीन्स आपका जो आधार कार्ड है, ये कौन जारी करता है, किसके द्वारा आपका आधार कार्ड जारी किया जाता है? तो आपको याद रखना है UIDAI। इसका मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा ये आधार कार्ड आपका जारी किया जाता है, जो कि 12 अंकों का एक अंक होता है। यानी कि इसमें जो आपके टोटल डिजिट होते हैं, ये 12 अंक होते हैं, ठीक है। 12 अंकों का एक डिजिट होता है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बताना है, यहाँ पे पूछा गया है प्रस्तुतिकरण में नई स्लाइड डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। अब देखो प्रस्तुतिकरण का मतलब क्या है, प्रेजेंटेशन है, और आपको पता है प्रेजेंटेशन क्या होता है ना। आपके लिब्रे ऑफिस में अगर बात करते हैं तो आपका इम्प्रेस प्रेजेंटेशन है, अगर एमएस ऑफिस की बात करते हैं तो पावर पॉइंट आपका एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। और ये आपको पता है कि आपके ट्रिपल एग्जाम में जब से आपका नया सिलेबस आया है, मींस जब से आपका सिलेबस चेंज हुआ है, अभी सिलेबस कब चेंज हुआ था, 1 जून 2019 को। 1 जून 2019 के बाद में जो सिलेबस आया हुआ है इसमें आपका लिब्रे ऑफिस ऐड किया गया है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंट्रोल के साथ में एम हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। मींस कंट्रोल एम जैसे ही दबाते हैं तो एक नई स्लाइड आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जाते हैं वहां पर आपको बाय डिफॉल्ट एक स्लाइड तो दिखाई देती है, एक स्लाइड आपको स्क्रीन पर नजर आती है ना। और अगर आप चाहते हैं कि एक से ज्यादा स्लाइड हमें और यहां पर इंसर्ट करनी है तो हम कंट्रोल एम प्रेस कर सकते हैं, इससे हमारा एक नया स्लाइड इंसर्ट हो जाएगा। बट अगर आप कंट्रोल एन दबा देते हैं तो क्या होगा, कंट्रोल एन से आपका एक नया इम्प्रेस ओपन हो जाएगा। यानी कि अगर आप नया प्रेजेंटेशन ही ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल एन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है B1 से B5 तक की रेंज आपको बतानी है। मतलब यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से आपको ये देखना है कि B1 से लेकर के B5 तक की एक सही रेंज क्या हो सकती है। अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में या एक्सेल में एक रेंज देना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, V1, ठीक है, V1 उसके बाद कॉलन V5। तो यह एक सही रेंज है, मतलब यहाँ V1 से लेकर B5 तक एक रेंज बन गई है। बट देखो एक चीज हम आपको और बता दें, अभी क्या है हमारे जितने भी ऑप्शन है ना, कहीं पर भी इक्वल का सिंबल नहीं लगा है, कहीं पर इक्वल का साइन नहीं लगा है। और आपको ये पता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में या फिर आप एमएस एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो उससे पहले इक्वल का लगाना जरूरी है ना, इक्वल का सिंबल या साइन होना आवश्यक है। बट जब कहीं नहीं लगा है तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर मान लिया कि एक ऑप्शन यहाँ पर दिया होता B1 कॉलन B5 और इसके सामने इक्वल नहीं लगा था, बट एक ऑप्शन दिया होता V1 कॉलन V5 बट इसके सामने इक्वल लगा होता, तो फिर आपको क्या करना होता, फिर आपको इक्वल वाला सही करना होगा। तो ये देख लेना है आपके ऑप्शन में कि किस प्रकार के ऑप्शन दिए हैं, और यही तो आपको सीखना है, यही तो आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जब ये समझ आपको आ जाएगी समझ लो आप ट्रिपल एग्जाम बहुत ही इजीली पास कर सकते हैं, ठीक है। यही समझ आपको लाना है, ओके। तो यहाँ पर B1 से B5 तक की हमारी एक रेंज हो जाती है। चलिए मैं आपको यहाँ पर विद प्रैक्टिकल भी समझा देता हूँ। लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर एक रेंज कैसे बन जाती है, थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करते हैं। मान लिया कि हमने यहाँ हमारा जो कॉलम V है, इस V कॉलम में हमने यहाँ पर 5 टाइप कर दिया है। इसके बाद C कॉलम में हमने यहाँ पर मान लेते हैं कि चलो हम यहाँ पर 6 टाइप कर देते हैं। तो C कॉलम के अंदर हमने 6 टाइप करने हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, हमें एक रेंज बना देनी है। मींस अगर हम यहाँ पर कोई भी मल्टीप्लाई करते हैं या फिर हम यहाँ पर कोई प्रोडक्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो एक रेंज में काम करेगा। जैसे मैंने यहाँ 6 टाइप कर दिया है, इसके बाद हम यहाँ पर 4 टाइप कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, इक्वल सम यहाँ पे लगाएंगे और हमने क्या करना है, एक रेंज बनाना है। जैसे हमने V से लेकर के और D कॉलम तक सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर V2 से लेकर के और D2 तक का एक रेंज बन गया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, V2 लिखा है, उसके बाद कॉलन लगाया गया है और फिर D2 लिखा है। मतलब V2 से लेकर D2 तक का एक रेंज बना दिया गया और इसके बीच में जो भी सेल होंगे उन पर ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। चलिए अब हम एंटर करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 15 आ चुका है। मतलब यहाँ पे 5 6 को जोड़ा गया और 4 को जोड़ा गया है ना, 6 और 4 10 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 5 करते हैं तो 15 हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे 15 आ गया है। मतलब कहने का ये है कि पहला वाला सेल का नाम या रेफरेंस और लास्ट वाला सेल का रेफरेंस, और अगर आप कॉलन लगा देते हैं तो इनके बीच में जितने भी सेल पड़ेंगे ना सबको ये क्या कर देगा, फार्मूला अप्लाई कर देगा, जो भी फार्मूला आपने दिया होगा। बट अगर आप कॉमा लगा देते हैं तो क्या होता है, देखिए मैं कॉमा लगा देता हूं V2 D2, अब एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, 9 आया। इसका मतलब इसने V2 को जोड़ा एंड D2 को जोड़ा, अब इसने C2 को छोड़ दिया, बीच में छोड़ दिया। मतलब यहाँ पर कॉमा में जो भी वैल्यू दी गई थी ना, जो सेल का रेफरेंस दिया गया था, उसी को इसने जोड़ दिया है। तो आप ये समझ चुके हैं कि जो हमारा कॉलन इस्तेमाल करते हैं वो किस लिए होता है, सेल की रेंज को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका
राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्स रूप क्या है। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्स रूप यानी कि मिश्रण क्या कहलाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको हमने कई बार बताया था एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का जो मिक्स रूप है, मिश्रण है, वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। और हाइब्रिड कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है वो अधिकांश कहाँ होता है, मेडिकल लाइन में किया जाता है, या मेडिकल डिपार्टमेंट में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बाकी आपको पता है जो आपका डिजिटल कंप्यूटर है ना, जो आपका डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, कई बार आपके एग्जाम में आता है। जैसे आपका सुपर कंप्यूटर हो गया, जैसे आपका माइक्रो कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, ये सभी के क्या है, सभी के सभी आपके डिजिटल कंप्यूटर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग दोनों का मिश्रित रूप होता है, मिश्रण होता है। यहां पर आपको बताना है हेडिंग 3 के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आप हेडिंग 3 अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, ये आपको बताना है। हेडिंग 3 यानी कि यहाँ पर बात की गई है वर्ड प्रोसेसिंग की, और वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर अगर हम बात करते हैं लिब्रियोफिस राइटर की, तो आपको पता है आपके एग्जाम में लिब्रियोफिस से राइटर से ही सवाल होते हैं। अगर हम वर्ड प्रोसेसर की बात करें तो हेडिंग 3 अगर अप्लाई करना है तो हम कंट्रोल 3 का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। और हेडिंग अगर 1 अप्लाई करना है तो कंट्रोल 1 इस्तेमाल करते हैं, हेडिंग 2 अप्लाई करना है तो कंट्रोल 2 इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल 3। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको बताना है निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा विश्वकोश है। सबसे अच्छा विश्वकोश आपको बताना है, गूगल है, विकिपीडिया है, कोरा या फिर याहू। बताओ क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा राइट आंसर है। और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है तो आप सभी साथी भाई क्लास को शेयर करो जल्दी से, और लाइक करो, है ना। लाइक शेयर सभी बच्चों को करते रहना है। ठीक है, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लेना, साथ में घंटी भी दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन भी क्लास के आपको मिलते रहे जब भी कोई नई क्लास हो। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी हो जाएगा विकिपीडिया, जो कि सबसे अच्छा विश्वकोश है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको बताना है OSI का पूरा नाम क्या होता है, OSI का फुल फॉर्म क्या होता है। देखो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी शेष दिन है, जैसा कि हमने जब क्लास को स्टार्ट किया था, अगर आप क्लास नंबर 1 को देखेंगे तो वहां पर हमने ये समझाया था कि आपको आगे के क्लास कैसे करने हैं, मतलब कैसे पढ़ना है, क्योंकि समय तो बहुत ज्यादा आपके पास है नहीं। तो अब जो शेष समय बचा है इसमें आपको कैसे पढ़ना है ताकि आप कम समय में SSS एग्जाम को पास कर पाए, तो उसको आपको दोबारा से देख लेना है जिन बच्चों ने नहीं देखा है। वहां पर हमने आपको अपने चैनल पर कौन कौन सी प्लेलिस्ट दी है और कौन कौन सी आपको देखनी है वो सारा कुछ बता रखा है, कौन कौन से वीडियोज आपको देखने हैं जो हमने पहले करा दिए हैं। ठीक है, और बाकी आप ये जो सीरीज हम आपको करा रहे हैं इसको कंटिन्यू करते रहिएगा। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर वो सारे के सारे क्वेश्चन करा पाए जो आपके SSS के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, दूसरा अगर आपने इससे पहले क्लास नहीं किए हैं, आपने अभी अभी हमारे क्लास ज्वाइन किए हैं, तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले जो हमने क्लास कराई है यानी कि क्लास नंबर 1 आपको देख लेना है, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि हमें आगे कैसे पढ़ाई करनी है और कौन कौन से पुराने जो वीडियोज हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे, हमें देखने हैं। ठीक है, बाकी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसका लिंक हम अपने टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, इतना कर सकते हैं हम आपके लिए, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप लोग बता सकते हैं ना। जितना हो सकेगा हमारे द्वारा उतना हम आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OSI का मतलब क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको बताना है कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को फ्लो चार्ट बनाने देता है, प्रोग्राम के उसके सब रूटीन के रेफरेंस के साथ लिंक करता है, कंप्यूटर को आसानी से प्रयोग करने लायक बना देता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपके कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब करना है आप सभी को। क्या होगा, कंप्यूटर को आसानी से प्रयोग करने लायक बना देता है। अगर आपके कंप्यूटर में OS ना पड़ा हो, ऑपरेटिंग सिस्टम ना पड़ा हो, तो आप उस कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर में क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपके कंप्यूटर को आसानी से प्रयोग करने के लायक बना देता है। यहाँ पर आपको बताना है जब कंप्यूटर एक रिपोर्ट प्रिंट करता है तब यह आउटपुट कहलाता है। मीन्स आप अगर कंप्यूटर से किसी रिपोर्ट को प्रिंट करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं, तो उस प्रिंट आउट को हम क्या बोलते हैं, जो आपने प्रिंट किया है बाई प्रिंटर से निकाल लिया है उसको हम क्या बोलेंगे, उसी को हम हार्ड कॉपी का नाम
देते हैं, यानी कि वो हमारा हार्ड कॉपी होता है। बाकी जो हमारी सॉफ्ट कॉपी होती है क्या होती है, ये सॉफ्ट कॉपी एक डिजिटल कॉपी होती है। जैसे आपने कोई पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया और वो पीडीएफ या फिर कोई भी ऐसा आपका डॉक्यूमेंट जो आपके मोबाइल फोन में ही है और आप उसे वहीं से पढ़ पा रहे हैं, वहीं से आप देख रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या होगा, एक सॉफ्ट कॉपी होता है। बट अगर आप उसको बाई कंप्यूटर या बाई प्रिंटर से अगर आप उसको प्रिंट कर लेते हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा, जो प्रिंट आउट आपने निकाला है वो आपका हार्ड कॉपी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बताना है 11 में, बैकअप क्या है। जानकारी के बैकअप को रिस्टोर करना, सिस्टम इंफॉर्मेशन को कॉपी करना, सिस्टम फेल्योर की दशा में सिस्टम को दोबारा या चालू रखने की योग्यता, उपरोक्त में से कोई नहीं। बैकअप का नाम सुना होगा आप सभी ने, बैकअप आप ले लेते हैं, है ना। तो बैकअप का मतलब क्या होता है, सिस्टम इंफॉर्मेशन को कॉपी करना, है ना, उसका आप एक बैकअप ले लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ट्विटर में हैश का प्रयोग, हैश का क्या यूज होता है। यानी कि ट्विटर में जो हैशटैग आपने देखा होगा, काफी आजकल प्रचलन में है, काफी फेमस है हैशटैग। तो हैशटैग का क्या मतलब होता है ट्विटर में, किसी विषय पर चर्चा करना, किसी को टैग करना, किसी को मैसेज करना, उपरोक्त सभी। हैशटैग का मतलब किसी को किसी विषय पर चर्चा करना। जैसे कोई भी एक विषय है, आपने कोई पोस्ट किया है और आप हैशटैग का इस्तेमाल करके किसी एक पर्टिकुलर कीवर्ड पर पोस्ट कर सकते हैं, तो क्या होगा, वो आपका ट्रेंड करेगा, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रेंडिंग पोस्ट होते हैं, तो वो ट्रेंड कब करते हैं, जब एक ही हैशटैग पर ज्यादा यूजर ट्वीट करते हैं, तो वो ट्वीट क्या होता है, ट्रेंड होता है ना। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर चर्चा करना, किसी एक पर्टिकुलर विषय पर चर्चा करना ही हैशटैग का यूज होता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अभी आपने देखा बहुत सारे हैशटैग इस्तेमाल करके आप अपनी बात रख सकते हैं, सोशल मीडिया पर आप अपनी बात कह सकते हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पर आप सभी टैग करना शुरू कर देते हैं उस कीवर्ड का इस्तेमाल करके, तो किसी विषय पर चर्चा करना आप इसको बोल सकते हैं। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताना है सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यानी कि आप सेव एज किस शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं, और थोड़ा सा ये समझने वाला सवाल है आप सभी के लिए। ठीक है, देखो हमारा प्रयास ये रहता है कि आप रटने के बजाय समझने का प्रयास करो, इससे बहुत फायदा होता है आपको। मतलब इससे इतना फायदा होता है कि अगर मान लिया आपके एग्जाम में पढ़ा हुआ प्रश्न नहीं भी आता है, फिर भी आप पास हो जाएंगे अपने एग्जाम में। इतना आपके पास माइंड हो जाएगा, सोचने की पावर आ जाएगी, है ना, डिसीजन लेने की पावर आ जाएगी कि आप एग्जाम में पास हो जाएंगे 100%, फेल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कितना भी आपका पेपर अजीब सा क्यों ना आ जाए, है ना। मतलब थोड़ा सा आप उसको समझने का प्रयास करो, और धीरे धीरे जब चीजें आप समझोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो धीरे धीरे आपका नॉलेज बढ़ेगा, इसमें इंटरेस्ट आएगा और समझ में आएगा। क्योंकि जब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा तो आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप इसको और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा समय तो आपको देना ही पड़ता है। अगर आप समय नहीं देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आप समय नहीं दे रहे हैं बट अगला कोई समय दे रहा है ना, तो आपको समय देने की तो आवश्यकता पड़ेगी। देखो यहाँ पर कह रहा ना सेव एज करने की शॉर्टकट की बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F12 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर कैसे हो गया, आप तो कंट्रोल शिफ्ट एस बताते हैं, क्योंकि हम हमेशा आपको क्या बताते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और यस बताते हैं। ये होता है सेव एज का शॉर्टकट की, बट ये लिब्रे ऑफिस में होता है। अगर हम लिब्रे ऑफिस की बात करते हैं तो लिब्रे ऑफिस में जो सेव एज होता है ना, वो कंट्रोल शिफ्ट और यस से होता है। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखो भाई, कंट्रोल शिफ्ट और यस कहीं दिया है, नहीं दिया है। तो जब नहीं दिया है तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर हमें ढूंढना पड़ेगा कि भाई और कौन से शॉर्टकट की हो सकती है। तो आपको हमने ये भी कई बार पढ़ाया है कि जो हमारा एमएस वर्ड होता है, एमएस ऑफिस होता है ना, एमएस ऑफिस में भी हम सेव एज करते हैं और इसके शॉर्टकट की F12 होती है, और वो आपको यहाँ पर मिल गई। तो आप समझ जाओ, क्योंकि ऊपर इन्होंने लिखा नहीं है एमएस ऑफिस से पूछा है या लिब्रे ऑफिस से पूछा है, और जब ऊपर लिखते नहीं है तो फिर हमें ऑप्शन बता देते हैं कि भाई हमारा जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एस तो दिया नहीं गया है, बट F12 दिया गया है, तो आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। F12 हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हम F12 से भी सेव एज कर सकते हैं। बाकी अगर लिब्रे ऑफिस में आता है या फिर लिब्रे ऑफिस ना दिया हो और कंट्रोल शिफ्ट एस का ऑप्शन दिया गया है, तो आप इसे करेक्ट करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एस आप लिब्रे ऑफिस में सेव एज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आपको बताना है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है ये आपको बताना है। बिटकॉइन में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी है, सुरक्षित लेन देन में सहायक, ए और बी दोनों या इसमें से कोई नहीं। बताओ,
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में भी हमने आपको बताया था, और जैसा कि हम आपको बार बार बताते हैं, जो अभी हमने CCC 14 डेज क्रैश कोर्स कराया था उसको आपको देख लेना है। वहां पर बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्लास हमने आपको दिए थे, और उसके लिए हमने चैनल पर एक CCC एडवांस नाम की प्लेलिस्ट बना दी है। CCC एडवांस कोर्स नाम से साथ प्लेलिस्ट बनी है, उसका नाम आप देख लेना वहां पर, या फिर उसको हम अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे तो वहां से भी आप देख सकते हैं। वहां पर वो सारे क्लास हमने शामिल कर दिए हैं जहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, मतलब बिटकॉइन में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन और सुरक्षित लेन देन में सहायक होती है। यानी कि ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है ये बिटकॉइन में इस्तेमाल होती है, आपको ये पता है, और यह सुरक्षित लेन देन में भी सहायक होती है ब्लॉकचेन। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए पूछा गया है डिक्रिप्शन और इनक्रिप्शन का प्रदर्शन क्या है। डिक्रिप्शन और इनक्रिप्शन का प्रदर्शन क्या है, यह हमारे डाटा को सुरक्षित रखता है, सुरक्षित लेन देन में सहायक होता है। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर भी ए और बी दोनों है। ठीक है, फेसबुक में अधिकतम कितने फ्रेंड्स हो सकते हैं, बताओ। फेसबुक में अधिकतम कितने फ्रेंड्स आप बना सकते हैं, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम कितने बना सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा पहला ऑप्शन 5000, 5000 फ्रेंड आप बना सकते हैं मैक्सिमम की अगर बात करते हैं। सवाल यहाँ से होता है फेसबुक चलाने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, तो कम से कम 13 वर्ष की आयु होनी चाहिए, 13 वर्ष की उम्र होनी चाहिए फेसबुक आईडी बनाने के लिए, या आप ऐसा भी आ जाता है फेसबुक चलाने के लिए, हालांकि कोई भी चला सकता है, बट फेसबुक पर जब आप आईडी बनाते हैं तो 13 वर्ष से कम की उम्र नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बैंक को इंटरनेट से कब अटैच किया गया, मींस कब जोड़ा गया, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बैंक को इंटरनेट से कब अटैच किया गया, बताओ क्या होगा यहाँ पे सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1996 में, 1996 में आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीसी का अर्थ होता है, सीसी का क्या मतलब होता है, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, आपको पता है, ऑप्शन पहला हो जाएगा कार्बन कॉपी। मींस आपने देखा होगा जब आप किसी को मेल करते हैं तो वहां पर सीसी और बीसीसी का भी ऑप्शन दिया रहता है। तो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मतलब अगर हम किसी को मेल करते हैं और उसी मेल की कॉपी यानी कि एक कार्बन कॉपी हम भेजना चाहते हैं किसी दूसरे पर्सन को, तो हम सीसी में उसका ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, एक कार्बन कॉपी उस व्यक्ति के पास चली जाएगी, है ना। और आपने किसको किसको मेल भेजा है अगर ये चीज पता ना चले सभी को, तो आप वीसीसी कार्बन कॉपी को भेज सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ब्लाइंड कार्बन कॉपी होगी, कार्बन कॉपी तो जाएगी बट ब्लाइंड रहेगी। जिसके पास जाएगा उसको ये पता लगेगा कि पर मेरे पास मेल आया है। मतलब अगर आपने वीसीसी में जितने भी ईमेल एड्रेस डाल रखे हैं तो उनको क्या पता लगेगा कि केवल मेरे ही पास मेल आया है, अगले को पता लगेगा कि केवल मेरे पास ही मेल आया है, बट वो मेल सभी के पास गया होगा। मतलब उनको आपस में नहीं पता चल पाएगा कि ये मेल मेरे अलावा और किसके पास भेजा गया है। बट सीसी से अगर कार्बन कॉपी आप भेजते हैं तो इसमें क्या होता है, जितने भी मेंबर को आपने भेजा है ना, सभी को पता रहता है कि मेरे पास भी आया है और अगले व्यक्ति के भी पास गया हुआ है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। अब देखो यहाँ पे पूछा है राइटर में कंट्रोल वाई से क्या होता है, राइटर होगा यहाँ पे आर लगा देना है। तो राइटर में कंट्रोल वाई से क्या होता है ये आपको बताना है। आपको पता है कंट्रोल जेड से क्या होता है, कंट्रोल जेड से अंडू होता है, और अंडू किया गया टेक्स्ट को हम रेडो कर सकते हैं कंट्रोल वाई से। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला, रेडो करने के लिए हम कंट्रोल वाई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया, सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही बड़ा आविष्कार था एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन। तो एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन इन दोनों का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, बताओ। चार्ल्स बेबेज है, ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर, चार्ल्स बेबेज। और इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक की अगर हम बात करते हैं तो कौन है, चार्ल्स बेबेज ही हमारे कंप्यूटर के जनक हैं, कंप्यूटर के पितामह कहे जाते हैं। 21 में आपको बताना है निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट पावर पॉइंट स्लाइड में जोड़ा जा सकता है। कौन सा फाइल फॉर्मेट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, .jpg, .mid, .web या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये सभी फाइल फॉर्मेट हम जोड़ सकते हैं पावर पॉइंट में। क्वेश्चन 22 कहता है प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल करने के लिए निम्न में से किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंटेड टेक्स्ट है उसको अगर हम इनपुट की तरह इस्तेमाल करते हैं तो कौन सी हम डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन हो जाएगा OCR। ठीक है, ऑप्टिकल
करेक्टर रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। OCR आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर बात करते हैं MICR, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि आपका आपने देखा होगा आपकी बैंक के अंदर इस्तेमाल होता है। बैंक में जो हमारी चेक बुक होती है ना, तो चेक को पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो मैग्नेटिक इंक चुंबकीय स्याही से लिखा गया होता है ना, उसको रीड करने का काम MICR करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी और आपको पता होगा OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। जो हमारी OMR सीट होती है ना, उसको रीड करने के लिए हम OMR का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले प्राइमरी मेमोरी है कैसी, बड़ी, सस्ती, तेज या फिर मंद। सेकेंडरी मेमोरी जो आपकी होती है ना, उसके मुकाबले प्राइमरी मेमोरी कैसी होती है, तो बताओ प्राइमरी मेमोरी कैसी होगी, तेज होगी, फास्ट होगी। बड़ी तो हो नहीं सकती है, सस्ती भी नहीं होती है, बट कैसी होती है, फास्ट होती है, बहुत तेज होती है ना, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। यानी कि सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, फास्ट होती है। क्वेश्चन 24 कहता है TCP/IP में कितनी लेयर होती हैं। काफ़ी पॉपुलर रहते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, आपको आना चाहिए सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो TCP/IP में कितनी लेयर होती हैं ये आपको बताना है। बताओ क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। ऑप्शन पहला हो जाएगा 4 लेयर होती हैं, 4 लेयर होती हैं। TCP/IP की बात करें तो 4 लेयर होगा। कई बार आपसे OSI की बात करते हैं तो OSI में आपकी 7 लेयर होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है जंक मेल का दूसरा नाम क्या है। जंक मेल का दूसरा नाम, यानी कि जंक मेल को और किस नाम से जाना जाता है। तो जंक मेल को और किस नाम से जानते हैं, स्पैम के नाम से जानते हैं। स्पैम, आपने देखा होगा आपके मेल में क्या होता है ना, स्पैम नाम का एक फोल्डर होता है, बहुत सारे अनवांटेड मेल आते रहते हैं, है ना। यानी कि ऐसे मेल जिनकी आपको आवश्यकता नहीं होती है, अनवांटेड मेल आते हैं, वो स्पैम में चले जाते हैं, और स्पैम को जंक मेल का भी नाम दिया जाता है, या फिर जंक मेल को स्पैम का भी नाम दिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर बताना है यूनिक्स में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। यूनिक्स में किसी फाइल का अगर प्रिंट प्राप्त करना है तो कौन सी कमांड का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन हो जाएगा LPR। और हमने लिनक्स यूनिक्स की सभी कमांड अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर दी हैं, उसका PDF भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल करा दिया है, या फिर वेबसाइट से ही आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज ही आपको ये काम कर लेना है, क्योंकि ऐसी पॉइंट या ऐसे टॉपिक जो कि निश्चित आपके एग्जाम में आते ही हैं, उनको पहले तैयार कर लो। जैसे करेंसी के जितने भी आपकी करेंसी होती है, उनका कलर, उनका साइज, है ना, कुछ शॉर्टकट की, और लिनक्स यूनिक्स की कमांड। तो जो चीज़ें आपको पता है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, जैसे इंपॉर्टेंट फार्मूले हो गए, आपके बहुत सारे फार्मूले के क्लास हमने आपको करा दिए हैं, तो वो आप देख सकते हैं, वहाँ से तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। तो इनको पहले तैयार कर लो, है ना, समय रहते आप इनको तैयार कर लेंगे। उसके बाद फिर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन आंसर पढ़ते रहिए, मॉक टेस्ट करते रहिए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, केवल क्वेश्चन आंसर ही पढ़ते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाएगा एग्जाम के दौरान, और फिर ये चीज़ें आप तैयार नहीं कर पाओगे। तो आज ही आपको हमारी वेबसाइट पर सर्च करना है यूनिक्स लिनक्स की कमांड। जैसे ही वहाँ पर आप लिनक्स की कमांड लिखेंगे तो वहाँ पर आपको पोस्ट मिल जाएगा, और ये सारी की सारी कमांड वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लिब्रो ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, आपको हमने अभी पहले बताया था जब क्लास को स्टार्ट किया था, है ना, तभी बताया था कि लिब्रो ऑफिस में जो आपका वर्ड प्रोसेसिंग होता है वो क्या होता है, राइटर होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। यही अगर हम MS ऑफिस की बात करते हैं तो वहाँ पर MS वर्ड होता है। MS वर्ड क्या होगा, एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होगा। वैसे ही लिब्रो ऑफिस में राइटर हमारा एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है। इम्प्रेस क्या होता है, एक हमारा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। कैल्क क्या होता है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। तो याद रखना है। अब यहाँ पर बताना है निम्न में कौन सा फाइल एक्सटेंशन लिब्रो ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है। कौन सा फाइल एक्सटेंशन लिब्रो ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है, बताओ भाई। TXT, DOC, XLSX या फिर इसमें से कोई नहीं। तो आपको पता है ना, ये जितने भी यहाँ पर दिए गए ना, कोई भी आपका लिब्रो ऑफिस से संबंधित नहीं है। सो यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पर सवाल पहले समझो क्या लिखा है, निम्न में कौन सा फाइल एक्सटेंशन लिब्रो ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है। तो क्या होगा, सभी, यानी कि सभी लिब्रो ऑफिस से संबंधित नहीं है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑल ऑफ दीज दिया है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर नन ऑफ दीज होना चाहिए, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नहीं दे रखा है ना, ऊपर नहीं दे रखा है। कह रहा है कि कौन सा लिब्रो ऑफिस से संबंधित एक्सटेंशन नहीं है, मतलब लिब्रो ऑफिस राइटर से संबंधित एक्सटेंशन नहीं है। तो भाई देखो TXT भी राइटर का नहीं है, DOC भी नहीं है, XLSX नहीं है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। मतलब इनमें से सभी हमारे क्या है, राइटर से संबंधित नहीं है।
बट अगर यहाँ पर नन ऑफ दीज आपको मिल जाए तो फिर आपको वही करना है, बाकी यहाँ पर ऑल ऑफ दीज दिया गया है तो फिर हमें यही करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी आपका राइटर से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलो अगला देखो, यहाँ पर आपको बताना है लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है। लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है, अभी अभी हमने बताया, तो पता है आपको स्प्रेडशीट क्या होगा, कैल्क हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट हमारा कैल्क होगा। लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, तो पावर पॉइंट को किस नाम से जानते हैं, थोड़ा सा अजीब प्रश्न है। वैसे ये सही वे में अगर इसको पूछा जाए, एक सही लैंग्वेज में इसको पूछा जाए तो क्या होना चाहिए, लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट के जगह पर क्या होना चाहिए, प्रेजेंटेशन होना चाहिए। लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन को किस नाम से जाना जाता है, बट ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं जो थोड़ा सा अटपटे होते हैं, बट कोई नहीं, आपको उनका जवाब सही से देना होता है। यहाँ पे पूछते हैं लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जानते हैं, तो भाई पावर पॉइंट तो लिब्रे ऑफिस में होता नहीं है, बट पावर पॉइंट की तरह एक प्रोग्राम होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इम्प्रेस के नाम से जानते हैं। यानी कि इम्प्रेस जो हमारा प्रोग्राम होता है, यह भी हमारा कैसा प्रोग्राम है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, यानी कि प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, और ऐसे ही पावर पॉइंट भी हमारा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लेते हैं कई बार, बट इसके मीनिंग को समझना है और आपको जवाब करना है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक शेयर सभी को करना है, और जिन बच्चों ने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप सभी को अभी गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है CCC BY FSD, और वहां से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और आप सभी को जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि आप सभी के जो सितंबर में एग्जाम होंगे, आपके एग्जाम स्टार्ट होने से 2 दिन पहले हम आपको बता देंगे कि आपका कब टेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पर एक हम रियल टेस्ट कराने वाले हैं। रियल टेस्ट का मतलब यहाँ पर एक ऐसा टेस्ट होगा आप सभी के लिए जो कि आपका एक डेमो एग्जाम होगा, जहाँ पर पूरे 100 प्रश्न रहेंगे। टोटल आपको मिनट का ये पेपर रहेगा और 100 अंक यहाँ पर होंगे, यानी कि टोटल मार्क्स आपके 100 होंगे, समय 90 मिनट का रहेगा, टोटल प्रश्न आपके 100 होंगे, और इसका एक सही फिक्स टाइम दिया जाएगा। मीन्स जैसे आपको बताया गया कि भाई ये आपका टेस्ट 3 बजे से स्टार्ट होगा, मतलब 3 PM से स्टार्ट होगा, तो 3 PM पर ही आपको इसे अटेंड करना होगा, अदरवाइज फिर आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो इस टेस्ट को सभी के लिए हम करवाएंगे, और ये टेस्ट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, मतलब इसका कोई भी चार्ज नहीं है। अगर आप यहाँ से पैड क्लास लेते हैं तभी आपसे चार्ज लगेगा, बाकी यहाँ पर बहुत सारे डेली क्विज आप कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, या फिर कोई हमें अपडेट देना होता है, नया कोई नोटिफिकेशन आपके लिए है, वो सारे के सारे भी आपको यहाँ पर फ्री में अवेलेबल रहते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपका जो यहाँ पर एक रियल डेमो एग्जाम होने वाला है ना, जिससे आप अपने आप को जज कर पाओगे कि आप कितनी आपकी तैयारी हो पाई है। ठीक है, तो आपके एग्जाम स्टार्ट होने से पहले हम 2 दिन पहले इसको करा देंगे, और जल्द ही हम इसका डेट और समय भी बता देंगे कि किस समय होगा और कौन सी आपके लिए डेट रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।